The Gujarat development model has, of course, garnered international headlines. There's been a lot of praise and even the occasional controversy. The state is extremely industrialized. It contributes 8% to the country's GDP. And it set itself this very, very ambitious target of becoming a $1 trillion economy by 2030. Now, we have with us a man who is going to be instrumental, perhaps, in the state achieving that target. He's one of the youngest ministers. He juggles a lot of portfolios, 9 of them, so I'm sure he's got more than a 70-hour week. And we have Mr. Harsh Sanghvi with us. He's the Home and Industries Minister of Gujarat, among the several other portfolios that he manages. And he's going to be talking to us today at IGF. Please have a seat. So, Mr. Sanghvi, thank you for coming here. Thank you for speaking to us. Now the country's first fintech city, India's first operational tech city with a special investment zone, the new hub for global finance and IT, the country's first international exchange. Let's celebrate 20 years of vibrant Gujarat. 20 years of vibrant Gujarat. We are going to, of course, be discussing that. It's an upcoming event in January. I'm sure you're very excited for that. लेकिन पहले गुजरात डेवलपमेंट मॉडल की थोड़ी बात करते हैं. काफ़ी चर्चा होती रहती है गुजरात डेवलपमेंट मॉडल की. जब प्राइम मिनिस्टर मोदी सीएम से पीएम बने तो काफ़ी लोगों का कहना था गुजरात का अब क्या होगा. 10 साल बाद क्या ब्रांड गुजरात वही है जो पहले था? सबसे पहले गुजरात को समझना बहुत ज़रूरी है. वाइब्रेंट गुजरात और वाइब्रेंट गुजरात की स्टोरी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. 2003 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात देश के सामने इंट्रोड्यूस किया, हज़ारों लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे. कई कंपनीज़ उसमें पार्ट लेने में उनके स्टेट गवर्नमेंट्स की ओर से, कई और जगहों से, दे वर फेसिंग सेवरल इश्यूज़. लेकिन गुजरात ने किस प्रकार से गुजरात के पूरे सिनारियो को चेंज किया, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2003 में जब वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की तो 2003, 2005, 7, 9 ये स्टेप वाइज गुजरात ने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया. गुजरात ने वर्ल्ड में प्रोडक्ट्स क्या चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में स्कोप कहाँ पे है, और वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया. तो हम हर रोज़ सीखते हैं और हर रोज़ अपने आप को चेंज करते हैं. वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत तो हुई, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात के साथ साथ गुजरात में जिस प्रकार से इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स में बदलाव आया और वो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बना. और पॉलिसी ड्रिवन स्टेट कभी भी प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब जिस प्रकार से चल रहा था, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं. लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स बनाई थी वो आज भी गुजरात में उसी प्रकार से चल रही है. आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में ये साल 10वीं जनवरी से ये वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत होगी. यूएई हमारे पिछली 2 वाइब्रेंट गुजरात से पार्टनर्स है, ये साल भी वो लोग हमारे पार्टनर्स हैं. और गुजरात में पिछले 20 साल में बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट आया. एफडीआई में गुजरात में सबसे ज़्यादा, देश का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गुजरात में आया है. गुजरात आज 40% से ज़्यादा कार्गोज गुजरात के पोर्ट से एक्सपोर्ट्स होते हैं. और ख़ास तौर पे गुजरात सभी तौर से, मैंने आपको बताया, इस प्रकार से पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है. और ये अपने आप में अगर आप देखोगे तो आज भी देश का नंबर 1 राज्य है. चाहे वो इंडस्ट्रीज़ की बात हो, चाहे वो टूरिज़्म की बात हो, चाहे वो ईज़ ऑफ लिविंग की बात हो, चाहे अपने आप में गुजरातियों की बात हो. वो अपने आप में मेहनत करने वाले लोग हैं. अभी आपने बताया, मेरे से आगे वाले स्पीकर ने जब बताया कि 100 आवर्स अ वीक, गुजरात के लोग मेरे ख्याल से 100 आवर्स अ वीक सालों से काम करते हैं. और आप जो बता रहे हो कि गुजरात आज भी टॉप है या नहीं, तो ये 100 आवर्स अ वीक हम लोग ने तो 20 साल पहले देखा था. 110 आवर्स से ज़्यादा काम हमारे प्रधानमंत्री जी पहले से 20 साल पहले से कर रहे हैं. और वो सीखते सीखते हम लोग आगे बढ़े. तो हम सभी लोग उनके विचारों से और उनके विज़न से आज भी गुजरात को आगे ले जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं.
आई डोंट वांट टू से दिस, नारायण मूर्ति ने 70 आवर्स बोला, आप अभी उसे 70 से 100 बना रहे हो, 100 से 110 बना रहे हो. आई डोंट नो हाउ मेनी मोर आवर्स एवरीवन वांट्स अस टू वर्क, बट नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं ये मान रहा हूँ कि हमारे में जितनी कैपेसिटी है उतना काम करना चाहिए. तो ब्रांड काम गुजरात काम दुरुस्त मजदूरी से नहीं करना है, स्मार्टली वर्क करना चाहिए, चाहे वो 100 घंटा हो या 110 घंटे हो. या उन्होंने 70 आवर्स बताया है. मेरे से पहले वाले स्पीकर ने जब बताया कि 100 आवर्स ऑफ वीक की जो बात थी, तो मैं ये बता रहा हूँ कि गुजरात में जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से हमने 100 घंटे प्रति सप्ताह काम करते हुए उनको देखा है. तभी गुजरात आज ये लेवल पे आया है. और गुजरात के लोग भी इसी प्रकार से मेहनत करते हैं. ये गुजरात के कहीं ना कहीं ब्लड में है. हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, और तभी हम लोग कहीं ना कहीं वाइब्रेंट गुजरात तो आता है, इन्वेस्टमेंट भी आता है, लेकिन लोग हमारे वहाँ इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुजरात के लोग पीछे सभी जगहों पे मेहनत करने वाले लोग हैं, और वो कहीं ना कहीं हार्डवर्क में मानने वाले लोग हैं. तो हमारे वहाँ इन्वेस्ट करने वाले का फ़ायदा इसके लिए भी ज़्यादा होता है. well, there are quite a few investors here and I'm sure they'll take सी note मैं of तो that. मैं गुजरात में एज एन होम मिनिस्टर आई कैन एश्योर कि आपके इन्वेस्ट किए गए सिंगल पेनी वो गुजरात में सुरक्षित है. और एज एन इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आई कैन एश्योर कि गुजरात में इन्वेस्ट किए गए एक एक पेनी का आपको सही दाम रिटर्न मिलेगा. Yeah, that's a good message for potential investors. कुछ ही दिन पहले अखबार में एक खबर छपी थी और हम इस पंच पे थोड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ चाहते हैं, तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, इज गुजरात वूइंग टेस्ला? आर वी गोइंग टू सी अ टेस्ला प्लांट इन गुजरात? आर वी गोइंग टू सी इलॉन मस्क इन गुजरात एनी टाइम सून? देखिए, आप आज़ादी से पहले से देखिए, आज़ादी की चलवल जो चालू हुई वो गुजरात के साबरमती में कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा चेंज आया. तो गुजरात के ही हमारे गुजरात के ही महात्मा गांधी जी थे. देश को एक रखने के लिए जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया. आज हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में उनको देखते हैं. वो सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे. नए भारत का सपना देखने वाले और उसको एग्जीक्यूट करने वाले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से हैं. तो मैं ये मान रहा हूँ कि आने वाली सब नई शुरुआत जो देश में हो रही है, उनमें से कई महत्वपूर्ण शुरुआत गुजरात से ही होगी. तो शायद टेस्ला की भी शुरुआत गुजरात से ही हो. मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि बदलाव की शुरुआत गुजरात में, और गुजरात के लोग साथ में मिलकर मेहनत करके आगे बढ़ाते हैं. You heard it here first. As much as he could reveal that little nugget, we are going to take that and keep a close eye on what happens in Gujarat. लेकिन आपने 2003 की भी बात की जब मैं आपको एक चीज़ टेस्ला को लेके एक तो करना चाहूँगा. एक तो गुजरात में अगर आप बेचराजी मांडल पूरा कॉरिडोर जो है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनते जा रहा है. चाहे वो मारुति हो, टाटा हो, इवन कई ऑटोमोबाइल्स का जो सेक्टर है वो गुजरात में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है. और हमारी जो ईवी पॉलिसी है वो वन ऑफ द बेस्ट है देश में. और मैं ये मान रहा हूँ कि गुजरात ईवी ऑटोमोबाइल्स के अंदर एग्रेसिवली कहीं ना कहीं नए इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं. तो मेरा ज़रूर से मानना है टेस्ला नहीं और ऐसी कई और कंपनीज जो गुजरात में आने वाले दिनों में उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो पॉसिबल है कि गुजरात में चालू हो सकता है. Okay, that's an important little nugget there. आपने 2003 की बात की थी जब वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हुई थी. कुछ ही महीने पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जब शुरू हुई थी तभी सेंट्रल मिनिस्टर्स आने से इनकार करते थे. फॉरेन इन्वेस्टर्स को धमकी दी गई थी कि आप इधर मत आओ. आप इस पे क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैंने आपको बताया पहले ही कि 2003 में जब ये शुरुआत हुई थी, यहाँ से मनोज भी मेरे ख्याल से जो 25-50 लोग जो पहले वाइब्रेंट गुजरात में थे उसमें से मनोज वॉज ऑल्सो देयर. उन्होंने देखा था कि अहमदाबाद के एक छोटे से हॉल में ये शुरुआत हुई और किस प्रकार से आज ये ग्लोबल फोरम्स में कहीं ना कहीं देश और दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा नेटवर्किंग सेंटर और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए वाइब्रेंट गुजरात एक बहुत ही महत्वपूर्ण फोरम आज बना है. उसके बीच में उन्होंने बताया था कि ये 20 साल की यात्रा कैसे रही. अभी हम लोग ने कुछ समय पहले ये सक्सेस ऑफ दिस वाइब्रेंट गुजरात हम लोग ने 20 साल का एक अहमदाबाद के अंदर जो ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज था उसके अंदर ही प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि ये 20 साल गुजरात के लोगों के साथ मिलके किस प्रकार से मेहनत हुई,
किस प्रकार से गुजरात के लोगों ने रात दिन देखे बिना ये सभी कंपनीज को एक्सेप्ट किया। बाहर से आने वाले लोगों को हमारे वहाँ ये कंपनीज आती है तो कोई जगह पे कोई भी इंडस्ट्रीज में हमने कभी स्ट्राइक्स नहीं देखी है। हालांकि इंडस्ट्रीज द्वारा भी ये सभी लेबर्स का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है, लेबर लॉज को भी बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो किया जाता है, लेकिन कोई स्ट्राइक्स नहीं, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। लॉ एंड ऑर्डर्स की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। उसके कारण कहीं ना कहीं हमें 20 साल में ये इन्वेस्टमेंट्स लाने में सफलता प्राप्त हुई। जैसा मैंने आपको बताया कि ग्लोबल मार्केट्स में जो स्पेस है और जो कहीं ना कहीं डिमांड्स है उसको कैटर करने के लिए हमने हमेशा एक स्टूडेंट के तौर पे ग्लोबल मार्केट को हमेशा स्टडी किया और गुजरात ने उसके मुताबिक पॉलिसीज़ बनाई और वो पॉलिसीज़ को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया। उसके कारण आज गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात आज भी बहुत ही सक्सेसफुल फॉर्मेट में चल रहा है। लेकिन ये 20 साल की जो यात्रा थी वो बहुत कठिन थी। प्रधानमंत्री जी ने जब स्टेज से बताया उनके जो एक्सपीरियंस थे वो सही तौर पे मेरी उम्र के गुजरात के युवाओं के लिए सही तौर पे ये 20 साल उनके और उनकी टीम द्वारा जो मेहनत की गई है उसके कारण आज गुजरात के युवाओं का भविष्य उज्जवल बना है। गुजरात मात्र गुजरात के युवाओं को नहीं, वाइब्रेंट गुजरात से आने वाले इन्वेस्टमेंट के कारण गुजरात देश भर के कई राज्यों के युवाओं का भविष्य का जो उन्होंने सपना देखा होता है वो सपना को साकार करने के लिए गुजरात लाखों युवाओं को नौकरी दे पा रहा है। उसका मात्र और मात्र कारण वाइब्रेंट गुजरात 2003 से जो शुरुआत हुई थी उसके कारण जो इन्वेस्टमेंट्स आए और वो इन्वेस्टमेंट्स के कारण आज जो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है उसके कारण हम लाखों युवाओं को रोजगारी दे पा रहे हैं। लेकिन ये 20 साल की जो यात्रा है वो सही में कठिन थी और सबसे पहले तो 2003 से 14 तक की जो यात्रा थी वो सबसे कठिन थी। कहीं ना कहीं कई गवर्नमेंट्स की ओर से ना सहयोग मिल रहा, जैसे आपको भी पता है, जैसे भूतकाल में लोगों ने सुना है कि किस प्रकार से लोगों को डराया जाता था। लेकिन आज अगर आप वो कंपनीज़ को जाके पूछोगे, वो कंपनीज़ ने कई और स्टेट्स में कई और कंट्रीज़ में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है तो मैक्सिमम कंट्रीज़ का एक ही जवाब होगा कि गुजरात में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला है और गुजरात में सेफ्टी के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ एकदम अच्छी तरह से चल पा रही है, चाहे वो लेबर्स की बात हो या सब बात में। तो मैं ये मान रहा हूँ कि वाइब्रेंट गुजरात जो लोग फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इंडिया में सोच रहे हैं, जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कहीं इन्वेस्ट करना है, उनके लिए वाइब्रेंट गुजरात बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और वाइब्रेंट गुजरात जरूर से एक्सप्लोर करना चाहिए और वाइब्रेंट गुजरात को थोड़ा समझना भी चाहिए। ये कठिन यात्रा जरूर से हमने पार कर ली है, लेकिन हम आज भी बैठे नहीं हैं। हम आज भी इस प्रकार के ग्लोबल फोरम्स के थ्रू लोगों को मिल के, उनको समझ के, उनकी बातें सुन के हम सीखते हैं और सीख के हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने वाइब्रेंट गुजरात की यात्रा की बात की, आपकी यात्रा के बारे में थोड़ा बात करते हैं। You were 27 when you were elected an MLA in 2012. अभी आप you're 38 years old, if you don't mind me telling everyone your age. And आप 9 मिनिस्ट्री संभाल रहे हो, 9 मिनिस्ट्रीज if I'm not mistaken. आप कैसे करते हो? और मुझे ये बात बताइए कि आपकी पॉलिटिक्स बहुत जल्द शुरुआत हुई, तो अगर इतने सारे युवा हैं जो सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में करियर नहीं है या तो सोचते हैं हम पॉलिटिक्स में क्यों ही जाए, आप उनको क्या कहना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप भले पॉलिटिक्स में आओ या ना आओ, आप जो फील्ड में काम कर रहे हो उसमें अच्छे लीडर बनो। चाहे आप इंडस्ट्रीज चला रहे हो, चाहे आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, आप अच्छे लीडर बनो और अच्छे लीडर बन के आपके साथ साथ और लोगों को कैसे आगे ला पाओ वो ज़रूर से सोचना चाहिए। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं हमारे देश में युवाओं को एक परसेप्शन है कि पॉलिटिक्स में प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल फैमिली से नहीं हो तो आपको चांस नहीं मिलता। मैं ये मान रहा हूँ कि मोदी जी ने ये पूरा परसेप्शन चेंज कर लिया है। मैं एक नॉर्मल फैमिली से आता हूँ, मेरी फैमिली में मेरे फादर मदर, मेरे दूर दूर तक कोई भी रिलेटिव पॉलिटिक्स में है भी नहीं और मैं ये मान रहा हूँ तब तक आने वाले समय में मेरी फैमिली में से कोई पॉलिटिक्स में शायद आएगा भी नहीं। एक युवा के तौर पे सोशल सर्विसेज करते करते ट्राइबल एरिया में मैं काम कर रहा था। हमारे वहाँ ट्राइबल एरिया में सिकल सेल एनीमिया करके एक बहुत ही
बड़ा कहीं ना कहीं ट्राइबल एरिया में उससे लोग इफेक्टेड है। तो उससे काम करते करते प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनको मिलना हुआ और एक छोटा सा चांस मुझे मिला, मैं यूथ बीजेपी में काम करने लगा। यूथ बीजेपी से मुझे 27 साल की उम्र में एक सूरत सिटी की एक कॉन्स्टिट्यूंसी से मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला। हालांकि मैं बहुत छोटा था, मुझे बहुत ही अच्छी मार्जिन से वहाँ से चुनाव जीतने का अवसर प्राप्त हुआ। धीरे 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 हमने काम करते कैसे काम किया जाता है मैंने सीखा और सीखते सीखते आज मैं गुजरात स्टेट में एक मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ। मोदी जी को कोई अच्छी तरह से पढ़ेगा या देखेगा ना तो उनको और कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो मैंने उनको बहुत नज़दीक से एक मीटिंग में हम लोग जब बैठे हुए थे तब उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि पॉलिटिक्स ये मात्र ऑपोजिशंस पे आरोप लगाना, गंदी सी पॉलिटिक्स करने, स्टेटमेंट देना, ये पॉलिटिक्स कभी नहीं हो सकती। पॉलिटिक्स सोशल सर्विस है और सोशल सर्विस क्या हो सकती है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें उनसे सीखने मिली और सही तौर पे मैं ये मान रहा हूँ कि आज के समय में सभी युवाओं को पॉलिटिक्स जो सोच रहे, जो समझ रहे हो, आप लोग दूर से जो देख रहे हो, ऐसा पॉलिटिक्स नहीं है। जितना पॉलिटिक्स घर में होता है ना उतना पॉलिटिक्स हमारी रियल लाइफ में सही में नहीं होता। पॉलिटिक्स ज्वाइन भी करना चाहिए और अगर पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करना है तो आप जो फील्ड में हो वहाँ अच्छे लीडर बनो। मैं ये मान रहा हूँ कि जहाँ पे भी आप लीडर बनोगे आप अच्छी तरह से किसी ना किसी को मदद कर पाओगे। Absolutely, that's a good message. We're completely out of time, but one rapid fire question. Home or industries, which one's more difficult to manage? Both. Okay, thank you so much, Harsh Sanghvi. But of course home. Okay. Thank you so much. Sit off now. Thank you.